हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 50 है और आज इस क्लास में हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने पल्लव या पहलव वंश के बाद भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो कुषाण वंश जो है उसे यूची कबीला या यूची वंश भी कहा जाता है, क्योंकि चाइना में यूची एक कबीला था और यूची कबीले की ही एक शाखा थी कुषाण, और कुषाण वंश को देवपुत्र भी कहा जाता है। यूची जो कबीला था चाइना में, वो चाइना में कानसू और निंगसिया क्षेत्र में रहता था और यूची लोगों पर होन राजा होंगनी और नरेश लाओ संग ने आक्रमण कर दिया था और यूची कबीले को पराजित कर दिया था। तो यूची कबीले ने वो क्षेत्र छोड़कर दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों की तरफ बढ़ गए थे और इस प्रकार से यूची जो कबीला था वो 5 शाखाओं में विभाजित हो गया था। उन्हीं में से एक जो शाखा थी वो थी कुषाण। इस कुषाण वंश के जो हमें स्रोत पता चलते हैं वो हैं, सबसे पहले है हमारा काओ फू चीनी ग्रंथ। इनके जो स्रोत हैं वो ज्यादातर हमें चीनी ग्रंथों से ही पता चलते हैं, चीनी लेखक या फिर चीनी ग्रंथों से। तो पहला स्रोत है हमारा काओ फू चीनी ग्रंथ, और काओ चीनी ग्रंथ के अनुसार यूची कबीला काबुल से था। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमी, और ह्यूमी के अनुसार पामीर के पठार और हिंदकुश के बीच बसा हुआ था यूची कबीला। तीसरा स्रोत है हमारा सुआंग मी, और सुआंग मी के अनुसार वाखान और हिंदकुश के दक्षिण में स्थित चित्राल प्रदेश था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कई सुआंग, और कई सुआंग के अनुसार यह चित्राल तथा पंजशीर के बीच बसा हुआ था। नेक्स्ट स्रोत है हमारा हीतुन और हितयुन। हीतुन या फिर हितहुन के अनुसार यह कबीला चित्राल तथा पंजवीर के मध्य बसा हुआ था। छठा स्रोत है हमारा पानकू व सियन हान सु। पानकू या फिर सियन हान सु चीनी लेखक थे और इन चीनी लेखकों के अनुसार यूचियों के 5 शाखाओं की जानकारी मिलती है। और जो चीनी लेखक, चीनी यात्री जो फाहियान और हैंसांग भारत आए थे, इनकी ग्रंथों से भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुषाणों ने अपना जो साम्राज्य था, अपना जो क्षेत्र था, वो कौन कौन से राज्यों में या क्षेत्रों में फैलाया था। तो कुषाणों ने अमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। परंतु धीरे धीरे कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग व ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कुषाण वंश की जो राजधानियां मानी जाती हैं वो हैं पाकिस्तान के पुरुषपुर या फिर पेशावर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था, और कनिष्क ने अपनी धार्मिक राजधानी मथुरा को भी बनाया था। कुछ चीनी ग्रंथों के अनुसार कुषाण वंश की जो राजधानी मानी जाती हैं वो पाटलिपुत्र और विदिशा भी मानी जाती हैं। तो ये थे हमारे कुषाण वंश की जानकारी के स्रोत, कहां से हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। कुषाण वंश का जो प्रथम संस्थापक
जो कुषाण वंश का संस्थापक है वो है कुजुल कडफिसेस। और कुजुल कडफिसेस का जो कार्यकाल माना जाता है वो 15 ईस्वी से 63 ईस्वी तक माना जाता है। कुजुल कडफिसेस में कि भारत में सर्वप्रथम जो कुषाण शासक ने आक्रमण किया था वो किया था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस को कडफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। कडफिसेस प्रथम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, जहां पर पल्लव या पहलव वंश चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। कुजुल जो शासक है, कुजुल शासक ने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे, इसने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। और ये कहा जाता है कि जो इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, इन्होंने रोमन साम्राज्य के सिक्कों की नकल की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कडफिसेस ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और महाराज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कडफिसेस प्रथम ने कडफिसेस प्रथम को कुजुल और कुशूलक की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले इन्हें कडफिसेस प्रथम कहा जाता था, परंतु इन्होंने कुजुल की उपाधि धारण की थी और उसके बाद इन्हें कुजुल कडफिसेस कहने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुजुल कडफिसेस की जो विजयों का विवरण मिलता है, जो विजयों की जानकारी मिलती है हमें, वो हमें पानकुकृत और हाउ सू चीनी ग्रंथों से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब कुजुल ने भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों पर आक्रमण किया था तो वहां पर पहला वंश या पल्लव वंश चल रहा था। तो इन्होंने पल्लवों से किपिन व काबुल क्षेत्र जीते थे और वहां का राजा या शासन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुजुल के सिक्कों पर, जो कुजुल ने तांबे के सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों पर धर्मविद लिखा हुआ था और इन्हीं सिक्कों पर दो लिपियां मिली थी। एक तरफ खरोष्टी लिपि मिली थी और दूसरी तरफ यूनानी लिपि मिली थी। खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि का जन्म जो हुआ था वो आरमाइक लिपि से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुजुल जो शासक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये थे हमारा सबसे पहला जो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल, उसकी जानकारी। जो हमारा अगला शासक आता है वो है विम कडफिसेस। और विम कडफिसेस का जो कार्यकाल माना जाता है वो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक माना जाता है। और विम कडफिसेस जो शासक था, इसे ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो था कुजुल कडफिसेस, परंतु जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने कुषाण वंश के साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वो था विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि विम कडफिसेस जो शासक था वो शैव मत का अनुयायी था। और जब ये शैव मत का अनुयायी था तो इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, तांबे और सोने के सिक्के जो चलाए गए थे, सिक्कों पर भगवान शिव, नंदी, बैल और त्रिशूल की आकृति मिली थी। दोबारा से देखिए कि जो वास्तविक संस्थापक था कुषाण वंश का वो था विम कडफिसेस। और विम कडफिसेस शैव मत का अनुयायी था और इन्होंने अपने सिक्के पर कुछ आकृति बनाई थी जो थी भगवान शिव की, नंदी की, त्रिशूल की और बैल की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि तांबे व सोने के सिक्के चलाए गए थे इनके द्वारा और इन सिक्कों पर खरोष्टी और यूनानी लिपि
मिली थी, एक तरफ खरोष्टी लिपि और एक तरफ यूनानी लिपि। कुषाण वंश के जो शासक हैं, कुषाण वंश में जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कड़फिसस ने। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश में कड़फिसस ने चलाए थे, परंतु भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनान इंडो ग्रीक ने चलाए थे। विम कड़फिसस ने कुछ उपाधियां धारण की थी, कुछ उपाधियां मिली थी इन्हें, जैसे माहेश्वर, महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर नामक उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक चीनी ग्रंथ है हाउ सू, और हाउ सू के अनुसार विम कड़फिसस ने तियनचू क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था और वहां पर उन्होंने अपना एक सेनापति नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिंधु नदी पार करके इन्होंने तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र को भी जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विम कड़फिसस शासक के जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो हमें काबुल, सिंध, कौशाम्बी, बक्सर क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विम कड़फिसस जो शैव मत का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी होने की वजह से इन्हें एक उपाधि मिली थी, वो थी माहेश्वर की उपाधि। और जैसा हमने देखा कुछ स्रोत मिले थे कुषाण वंश के, उनमें से ही हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि वह चीनी यात्री जो भारत में आए थे उनके ग्रंथों से भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। तो हैनसांग जो भारत में आया था चीनी यात्री, और फाहियान जो भारत में चीनी यात्री आया था, इनके लेखकों के माध्यम से भी हमें कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, और कनिष्क का जो शासनकाल है वो है 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक। कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पुरुषपुर या फिर पेशावर को बनाया था। इधर ही पुरुषपुर में ही कनिष्क ने एक 400 फीट ऊंची और 13 मंजिला मीनार की स्थापना करवाई थी, जिसके ऊपर एक लोह छत्र स्थापित किया था। दोबारा से देखिए कि कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में बनाई थी, जहां पर उन्होंने एक 400 फीट ऊंची और 13 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया था, और इस मीनार के ऊपर एक लोह छत्र स्थापित किया गया था, और इसी मीनार के पास एक विशाल संगाराम विहार का निर्माण करवाया था, और इस विहार को कनिष्क के चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। संगाराम विहार को कनिष्क के चैत्य के नाम से भी जाना जाता है, और इस विहार का जो वास्तुकार किया था वो यवन वास्तुकार अगिलिस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क ने कुछ नगरों की स्थापना करवाई थी, जैसे पहला है हमारा कनिष्क कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना करवाई थी। दूसरा है तक्षशिला क्षेत्र में सिरकप नगर की स्थापना करवाई थी। तो इन दो नगरों की स्थापना कनिष्क ने अपने शासनकाल में करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था, और इस शक संवत का जो प्रयोग किया था वो भारतीय सरकार ने किया है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब एक उज्जैन के स्थानीय राजा ने
किस तरीके शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलवाया था 58 ईसा पूर्व में। और ये उसके बाद कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था। और कहा जाता है इन दोनों संवतों के बीच में करीबन 140 वर्षों का अंतर है। दूसरा आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण करता था और इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी बना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क का चीनी शासक के साथ संघर्ष हुआ था और वो चीनी शासक थे पांचाओ। पांचाओ के साथ कनिष्क का संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें कनिष्क पहले तो हारते हैं, बाद में चीनी शासक को हरा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क के दरबार में चौथी बौद्ध सभा होती है और कनिष्क ने ये बौद्ध सभा जो करवाई थी वो पारसव विद्वान के कहने पर करवाई थी। इस चौथी बौद्ध सभा, ये चौथी जो बौद्ध सभा हुई थी वो 98 ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में हुई थी। दोबारा से देखिए कि कनिष्क ने पारसव की सलाह पर चौथी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था अपने शासनकाल में और इस चौथी बौद्ध सभा का जो टाइम पीरियड था वो था 98 ईस्वी। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो बौद्ध सभा हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजन हुआ था इस सभा का। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सभा की जो अध्यक्षता करी थी वो वसुमित्र ने करी थी और इस सभा का जो उपाध्यक्ष था वो थे अश्वमेघ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस सभा में बौद्ध धर्म के महायान साहित्य का भी महान संरक्षण था और ये कहा जाता है कि इसी चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जो थे महायान और हीनयान। दोबारा से ध्यान दीजिए कि कनिष्क ने पारसव विद्वान के कहने पर अपने शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा करवाई थी जो 98 ईस्वी में हुई थी और ये बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुई थी और इस सभा का जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वमेघ। और इसी बौद्ध सभा के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, जो थे महायान और हीनयान। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क जो शासक थे वो कला में संस्कृत साहित्य का महान संरक्षक था, मतलब उनको कला का भी ज्ञान था, संस्कृत साहित्य का भी ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में 4, 5, 6 विद्वान रहते थे। जैसे पहले जो विद्वान हैं वो हैं अश्वघोष और अश्वघोष को कनिष्क का राजकवि बताया जाता है। ये कवि वो कनिष्क के दरबार में राज कवि थे और इन्होंने महात्मा बुद्ध की बुद्ध चरित्र लिखी थी। अश्वघोष ने कुछ अन्य ग्रंथ व काव्य भी लिखे थे, जैसे सौंदर्यानंद व सारीपुत्र काव्य लिखे थे संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट जो विद्वान हैं वो हैं नागार्जुन और नागार्जुन कनिष्क की राजसभा में रहते थे। नागार्जुन ने कुछ रचनाएं करी हैं ग्रंथों की, जो हैं माध्यमिक सूत्र और पिरजापारमिता। माध्यमिक सूत्र और पिरजापारमिता की जो रचना करी है वो नागार्जुन ने करी थी और इन रचनाओं में ये जो रचना है
इन रचनाओं में शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रतिपादन था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। जो हमारे तीसरे विद्वान हैं वो हैं चरक। चरक जिन्हें वैद्य भी कहा जाता है, चिकित्सक भी कहा जाता है, और चरक ने एक किताब लिखी थी आयुर्वेद के ऊपर जो थी चरक संहिता, और इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भी दिया था। जो हमारे चौथे विद्वान हैं वो हैं वसुमित्र, और वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र की रचना की थी। अन्य जो विद्वान हैं हमारे, अन्य विद्वान हैं पार्श्व, जिनके कहने पर कनिष्क ने अपने दरबार में चौथी बोधसभा करवाई थी। फिर हैं महाचैत्य और संगरक्ष। तो ये थे हमारे कुछ विद्वान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, महाचैत्य और संगरक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कनिष्क बौद्ध धर्म की, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी संप्रदाय का अनुयायी था, क्योंकि चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था, परंतु कनिष्क जो थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क का जो रेशम मार्ग, कनिष्क जो थे उनका नियंत्रण था रेशम मार्ग पे। जो रेशम के लिए जो मार्ग था, मतलब रेशम उनकी आज्ञा के बिना नहीं जाता था, उस पे कनिष्क का नियंत्रण था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कश्मीर में हुविस्क नगर की स्थापना करी थी कनिष्क ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने, परंतु कनिष्क शासन में वो उसमें कुषाण वंश में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कडफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के तो चलाए थे, परंतु वो शुद्ध नहीं थे। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख्य जो तिथि बताई जाती है वो बताई जाती है 81 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगानिस्तान से कुछ लेख मिले थे कनिष्क से संबंधित। तो अफगानिस्तान के रवाता नामक स्थान से कनिष्क का एक लेख मिलता है जिसमें उसकी वंशावली दी गई है, और इस लेख में कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। और यह भी जानकारी मिलती है कि कनिष्क के जो पिता थे वो थे विम कडफिसेस, मतलब विम कडफिसेस का ही पुत्र था कनिष्क, जो लेख मिला था उसके अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क के जो पूर्वी भारत पर कनिष्क की जो विजय थी पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर, उस विजय का जो वर्णन मिलता है वो हमें सारनाथ स्तंभ से मिलता है। और जो पूर्वी क्षेत्रों पर कनिष्क ने विजय प्राप्त करी थी वो थे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनिष्क ने अपने वाराणसी अभियान से, जब कनिष्क ने अपना वाराणसी अभियान शुरू किया था या वाराणसी में जब जाके इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, तो वहां से कनिष्क कुछ वस्तुएं लेके आते हैं या वहां पर उन्हें कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक थे इनके जो राजकवि थे अश्वघोष। पहले थे लेखक अश्वघोष जिन्हें वो वाराणसी से लेकर आए थे। दूसरी थी महात्मा बुद्ध का भिक्षा पार्थ, जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगा करते थे। तीसरा है एक अद्भुत मार्ग, मतलब कनिष्क ने अपने वाराणसी अभियान से ये 3 चीजें या 3 वस्तुएं प्राप्त करी थी। उनमें से एक है लेखक, दूसरे हैं महात्मा बुद्ध का भिक्षा पार्थ और एक है अद्भुत मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
कनिष्क का चीनी शासकों के साथ संघर्ष चलता था। उनमें से ही एक संघर्ष है कि चीनी शासक हनवंशी के साथ तुर्किस्तान चीना तुर्किस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुई विहार लेक से, जो सुई विहार लेक है, उससे कनिष्क के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर विजय का विवरण मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास 50। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कुषाण वंश के जो प्रशासनिक और सामाजिक कार्य थे, उनका साम्राज्य कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था और उन्होंने उनके कौन कौन से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।